मास्टर यिन जी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो दोनों मास्टर यिन जी का खेल खत्म करने के लिए उसी की तरफ निकल चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ टाओयुआन गांव के लोगों ने पावर के लालच में आकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि धीरे धीरे वो पूरा गांव ही तबाह होता जा रहा था। और एंसेस्टर ज़ू जो कि सब वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो वहाँ पे उस एंशिएंट कल्टीवेटर से कहते हैं, तो क्या आप ऐसी ही दुनिया बनाना चाहते थे? और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर यिन जी के पैलेस के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निन जी को छानबीन करने के लिए निकली हुई थी, लेकिन अभी वो वहाँ से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक स्क्रॉल वहाँ पे ग्लो करने लगा था, जो देखकर जब निन जी उस स्क्रॉल को खोलकर चेक करती है तो उसे भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस स्क्रॉल की मदद से निन जी को वहाँ पे पता चल गया था कि उनके भेजे हुए सभी गार्डियन पपेट्स मारे जा चुके हैं। और ये बात बेचारी निन जी के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। वो अपना सर पकड़ते हुए खुद से ही कहती है कि आखिर हमारी सेकंड मरीडियन के अंदर ये सब हो क्या रहा है? सभी लोग एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं और अब तो हमारे भेजे हुए गार्डियंस भी मारे जा चुके हैं। इस सब के बारे में अब मैं मास्टर यिन जी को कैसे बताऊंगी? और ये कहकर बेचारी निन जी वहाँ पे घबराते हुए इधर उधर टहलने लगी थी। पर अभी वो वहाँ पे परेशान होते हुए इसी तरह से इधर उधर टहली रही थी कि तभी अचानक वहाँ पे निन यू की एंट्री होती है, जो कि निन जी के पास आते हुए उससे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा थकी थकी दिखाई दे रही हो, आखिर तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? वहीं निन यू को इस तरह से अचानक अपने सामने आते हुए देखकर बेचारी निन जी तो वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे। और वो निन यू से थोड़ा पीछे होते हुए उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गई? जिसपे निन यू वहाँ पे उसके फेस को पकड़ते हुए उससे कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हें यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी सारी परेशानियों को भूल कर मजे से सो जाओ यहाँ पे। और ये कहकर निन यू ने वहाँ पे उसके ऊपर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे सुला दिया था। और जैसे निन जी वहाँ पे सो जाती है तो निन यू वहाँ पे उसके हाथ में पकड़े हुए स्क्रॉल को लेकर उसे चेक करने लगी थी, जहाँ उस स्क्रॉल की मदद से निन यू को पता चलता है कि मिस फ्लोटिंग को मेंशन के अंदर ही ट्रैप करके रखा गया है। और ये पता चलते ही निन यू वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को आजाद करवाने का डिसाइड करती है। खैर उसके बाद हमें मेंशन की मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन स्पिरिचुअल वेज के बीचों बीच मिस फ्लोटिंग को कैद करके रखा गया था। और वो स्पिरिचुअल वेज लगातार वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए उसे कमजोर बना रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग अभी तक भी वहाँ पे होश में थी, पर उसे अभी भी वहाँ पे अपनी कोई चिंता नहीं थी। वो तो अभी तक भी वहाँ पे फेंगजू के बारे में ही सोच रहे थे और अपने मन ही मन में प्रे करते हुए ये कह रहे थे कि काश फेंगजू उसे बचाने के लिए यहाँ पे ना आए। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पे निन जी की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए मिस फ्लोटिंग से कहते हैं कि फेंगजू तो नहीं आया, लेकिन मैं आ चुकी हूँ तुम्हें बचाने के लिए। असल में ये निन जी नहीं थी बल्कि निन यू थी, जिसने वहाँ पे मिस निन जी का रूप लिया हुआ था। वहीं निन यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन निन यू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती और वो जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके पास चली गई थी। जहाँ जब वो मिस फ्लोटिंग के पास जाकर देखती है तो उसे भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होकर मिस फ्लोटिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये लोग तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं, जो इन लोगों ने तुम्हें यहाँ पे इस तरह की घटिया जगह पे ट्रैप करके रखा हुआ है। और ये कहकर जैसे निन यू वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है तो उससे पहले निन यू को वहाँ पे मास्टर यिन जी की आवाज सुनाई देती है, जो कि निन यू को वहीं पे रोकते हुए कहता है, निन जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कोई और काम सौंपा था। मास्टर यिन जी की ये बात सुनकर एक पल के लिए निन यू भी वहाँ पे घबरा गई थी, लेकिन वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए मास्टर यिन जी से कहती है कि मैं वही काम कर रही हूँ। असल में हमारे भेजे हुए गार्डियन पपेट्स भी मारे जा चुके हैं और इस सब के पीछे मुझे लगता है कि इस लड़की का ही हाथ है, जरूर इसके साथ ही इसे बचाने के लिए ये सब कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे पूछताछ करने के लिए आई थी। लेकिन निन यू को ये जवाब सुनकर भी मास्टर यिन जी को उसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो अभी तक भी वहाँ पे शक भरी नजरों से ही निन यू को देखे जा रहा था, जो देखकर निन यू ने भी जल्दी से अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए अपनी स्पेस टैगर को बाहर निकाल लिया था, जो कि उसकी सेफ्टी के लिए एंसेस्टर ज़ू ने उसे दिया था। जबकि मास्टर यिन जी वहाँ पे निन यू के पास आते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हें यहाँ पे ये सब परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें इस सब की कोई भी परवाह नहीं है। जिसपे निन यू वहाँ पे मास्टर यिन जी को जवाब देते हुए बताती है कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहती हूँ। अब निन यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर यिन जी को वहाँ पे निन यू के ऊपर और भी ज्यादा शक हो गया था। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए निन यू से कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? निन जी ऐसी बातें तो कभी भी नहीं किया करती थी और न ही उसे इस सब की इतनी ज्यादा परवाह थी। अब मास्टर यिन जी की इतना कहते ही हम देखते हैं कि निन यू ने वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने स्पेस टैगर की मदद से वहाँ पे मास्टर यिन जी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन मास्टर यिन जी भी उसके हमले के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही इजीली निन यू के अटैक को डॉज कर लेता है। और उसी के साथ वो वहाँ पे निन यू की स्पेस वेपन की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारा ये स्पेस वेपन तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, आखिर इतना ज्यादा खास स्पेस वेपन तुम्हारे हाथ में कैसे लग गया? इसे तो मेरे जैसे एक महान मास्टर के पास होना चाहिए था। लेकिन अभी मास्टर यिन जी निन यू से वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि निन यू ने अचानक अपने अटैक की स्पीड को बढ़ाते हुए मास्टर यिन जी को वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और उसी के साथ वो वहाँ पे मास्टर यिन जी की बेइज्जती करते हुए कहती है, तो तुम्हारे जैसे घटिया पर्सन भी खुद को महान समझता है। और ये कहकर निन यू ने अचानक वहाँ पे अपने उसी स्पेस डैगर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे स्पेस में एक क्रैक ओपन कर दिया था, जिसे ओपन करने के बाद निन यू वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहती है कि ज्यादा देर मत करो, जल्दी से अंदर आ जाओ। हम निन यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सबसे पहले फेंगी उस पोर्टल से होते हुए अंदर आता है, लेकिन वो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, क्या ये सेकंड मरीडियन है? जबकि वही ये सब देखकर मास्टर यिन जी के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे निन यू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो तुमने यहाँ पे अपनी मदद के लिए किसी और को भी बुला लिया है, लेकिन अफसोस ये लड़का बड़ा तुम्हारी यहाँ पे क्या ही मदद कर लेगा। लेकिन अभी मास्टर यिन जी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से एक करके एंसेस्टर ज़ू के बाकी सभी डिसेबल्स भी अंदर आने लगे थे। और रिनजुई ने तो वहाँ पे चलाते हुए सभी को ये भी बोल दिया था कि इस पोर्टल के बंद होने से पहले पहले जल्दी से भी अंदर आ जाओ। रिनजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वापस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एक साथ इतने सारे लोगों को देखकर मास्टर यिन जी की हवा भी वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। लेकिन फेंग तक भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी यहाँ पे हुआ क्या और वो लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। और इसी बारे में पता लगाने के लिए जब वो अपने आस पास देखते हैं तो उनकी नजर भी वहाँ पे निन यू के ऊपर पड़ती है, जो कि अभी तक भी निन जी के रूप में ही थी। जिसे देखकर फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों लग रही हो? हालांकि आज से पहले तो मैं तुमसे कभी भी नहीं मिला, लेकिन अभी
फेंग वहाँ पे निंगयू के बारे में पता लगा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लीना ने वहाँ पे उससे पहले ही उसके ऑरा को सुनकर ही पहचान लिया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निंगयू ही है। और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे सारा माजरा भी समझ आ गया था कि वो लोग यहाँ पे सेकंड मेरिडियन के अंदर कैसे पहुंचे। लेकिन लीना वहाँ पे निंगयू से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुमने ये सब किया कैसे, जिसपे निंगयू उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि शायद एसएस टजू को पहले से ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही मुझे एक स्पेस वेपन दे दिया था जो कि आज यहाँ पे हम सभी के काम आ रहा है। और तुम सभी को यहाँ पे बुलाने का ऑर्डर भी एसएस टजू नहीं दिया था। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि निंगयू भी वहाँ पे अपने असली रूप में आ चुके थे। जबकि निंगयू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन इसी बीच रिंजुई की नजर वहाँ पे मिस फ्लोटिंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं कि यहाँ पे किसने कैद करके रखा हुआ है। और ये कहकर रिंजुई ने वहाँ पे अचानक अपनी सोड को बाहर निकाल कर उन सभी स्पिरिचुअल वेंस को काटना शुरू कर दिया था। और देखते देखते रिंजुई ने वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को आजाद भी करवा दिया था। लेकिन मिस फ्लोटिंग वहाँ पे इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि हम देखते हैं कि उससे तो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जो देखकर लीना वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है क्या कि तुम इतनी ज्यादा कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो, तुम्हारी वो सो कॉल्ड पावरफुल ब्लैक पावर ऑफ करप्शन कहाँ चली गई। वही मास्टर इन चीजों के पीछे से खड़ा होकर ये सब वहाँ पे देख रहा था। वो वहाँ पे हंसते हुए उन सभी से कहता है मुझे लगता है ये लड़की तुम सभी के साथी है और तुम सभी लोग जरूर इसे यहाँ पे बचाने के लिए आए होगे। इसी वजह से तो तुम्हारे जैसे कीड़ों की भी मेरे मेंशन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत हो गई। अब मास्टर यिनची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी की नजर भी वहाँ पे मास्टर यिनची के ऊपर जाती है, जिसे देखकर बनने को वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है क्या बकर ये घटिया सा ओल्ड मैन कौन है और ये यहाँ पे हमें देखकर इस तरह से अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है। बनने को की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनची अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहता है कि भले ही तुम लोग यहाँ पे मेरी मर्जी के खिलाफ आए हो, लेकिन फिर भी एक जेंटलमैन होने के नाते मुझे यहाँ पे तुम सभी लोगों का स्वागत तो करना ही होगा। और ये कहकर मास्टर यिनची ने अचानक वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इंपैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा मेन हाल ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ ऐसा टजू के सभी डिसेबल्स जल्दी से वहाँ पे बाहर आ गए थे और उनका पीछे करते हुए मास्टर यिनची भी वहाँ पे बाहर आ गया था। जहाँ बाहर आती वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक फॉर्मेशन बनाने लगा था। और उस डिमोनिक फॉर्मेशन से निकल रहे किलिंग ऑरा को महसूस करके ऐसा टजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं इसका ये डेडली ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। और डीमन क्वीन वहाँ पे उन सभी से कहते हैं कि मेरे ख्याल से इसकी फॉर्मेशन पूरी होने से पहले ही हमें यहाँ पे इसे खत्म कर देना चाहिए। जो सुनकर मास्टर यिनची वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि ये मेरे पिछले हजारों सालों की मेहनत है, जिसे बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है और इसी के चलते ही तो मैं पूरी सेकंड मेरिडियन के ऊपर राज कर पा रहा हूँ। और अफसोस आज तुम सभी मेरे इस डिवाइन बोन्स वाले पपेट का खाना बनने वाले हो। और मास्टर यिनची की ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उस डिमोनिक फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत बड़ा डिमोनिक पपेट निकल कर बाहर आता है, जिसकी पूरी बॉडी वहाँ पे डिवाइन बोन से बनी हुई थी। और अपने उसी डिमोनिक पपेट का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यिनची ने वहाँ पे टजू के सभी डिसेबल्स के ऊपर अटैक भी करवा दिया था। लेकिन जैसे वो डिमोनिक पपेट वहाँ पे टजू के डिसेबल्स के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि लीना ने वहाँ पे जल्दी से अपने बटरफ्लाई पोइजन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैला दी थी, जिसके चलते लीना ने वहाँ पे किसी तरह से उस डिमोनिक पपेट को वहाँ पे रोक दिया था। जो देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे उन सभी लोगों से कहता है कि ये डिमोनिक पपेट नेदरवर्ल्ड की डिवाइन बोन से बना हुआ है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी और किसी भी तरह का पॉइजन असर नहीं करता और इसे मारने के बारे में सोचना तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो खुद एक चलती फिरती मौत है। लेकिन अभी मास्टर यिनची वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिंगजुई ने जल्दी से वहाँ पे अपनी सोड को बाहर निकाल कर उसकी मदद से वहाँ पे उस डिमोनिक पपेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का वहाँ पे इस डिमोनिक पपेट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो देखकर लिंगजुई भी वापस वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों के पास आते हुए उन्हें बताती है कि इसकी बोझ तो वाकई काफी ज्यादा हार्ड है, जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं तोड़ पा रही। लिंगजुई की ये बात सुनकर अब की बार लिंगार और फ्रैंक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो दोनों ही अपने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक पपेट के ऊपर कुंबो अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के कुंबो अटैक का भी उस डिमोनिक पपेट के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। जो देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है कि तुम लोग चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरे इस डिमोनिक पपेट को कुछ भी नहीं होने वाला। इवन तुम लोगों का वो स्पेस मैजिक वेपन भी मेरे इस डिमोनिक पपेट को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस डिमोनिक पपेट ने अचानक फैंक के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। लेकिन लीना और लिंगजुई ने समय रहते ही आगे बढ़ते हुए फैंक को वहाँ पे बचा लिया था। और अब तो उन सभी ने मिलकर वहाँ पे एक साथ चारों तरफ से उस डिमोनिक पपेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर उस सब के बावजूद भी उस डिमोनिक पपेट के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और उसने अचानक वहाँ पे अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए फैंक के साथ साथ बाकी सभी को भी उड़ा के पीछे फेंक दिया था। जो देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने तो तुम सभी को पहले ही बोला था कि मेहनत करना बेकार है। मास्टर यिनची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंक भी वहाँ पे उसे से चलाते हुए कहता है कि इस डिमोनिक पपेट की डिवाइन बोन्स तो वाकई काफी ज्यादा हार्ड है, जिन्हें काट पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ये कहते कहते फैंक को वहाँ पे एक आइडिया आता है, हमें यहाँ पे इस डिमोनिक पपेट को हराने के लिए सबसे पहले इन डिवाइन बोन्स को तोड़ना होगा। और डिवाइन बोन्स को खाने में कौन माहिर है, हमारा डिवाइन डॉग हैप्पी। और ये कहकर फैंक ने वहाँ पे हैप्पी को उस डिमोनिक पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था। फैंक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हैप्पी ने भी और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उस डिमोनिक पपेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते हैप्पी ने वहाँ पे उस डिमोनिक पपेट को बाइट करते हुए उसकी सभी डिवाइन बोन्स को तोड़ना शुरू कर दिया था। जो देखकर तो बेचारे मास्टर यिनची को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर ये मामूली सा कुत्ता नेदरवर्ल्ड की डिवाइन बोन्स को कैसे काट सकता है। जबकि वही ये सब देखकर ऐसे टजू के सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर स्माइल आ चुके थे। और निंगजू तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है चलो आज हैप्पी को भी शिकार करने का मौका मिल गया। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि हैप्पी ने वहाँ के उस डिमोनिक पपेट को अब पूरी तरह से लंगड़ा बना दिया था। और अब वो वहाँ पे एक एक करके उसकी बाकी सभी डिवाइन बोन्स को भी खाने लगा था। जो देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि नहीं, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं हो सकता, ऐसी खतरनाक पावर मैं पहले भी देख चुका हूँ। ये तो हमारी सेकंड मेरिडियन का वही लेजेंडरी गार्डियन बीस्ट है, जो कि पास्ट में हमारी सेकंड मेरिडियन की रक्षा किया करता था, पर उसे तो मैंने मास्टर जूटियन की सोड के साथ खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया था। तो फिर ये दोबारा कैसे जिंदा हो गया। वही मास्टर यिनची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हैप्पी डॉग के फेस के ऊपर भी एक डेविल स्माइल आ चुके थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दोबारा फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी के टाओयुआन गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएस टजू अभी तक भी उसी एंशिएंट कल्टीवेटर के पास ही खड़े हुए थे। और एसएस टजू की सारी बातें सुनकर वो एंशिएंट कल्टीवेटर वहाँ पे एसएस टजू से कहता है मुझे लगता है मैं ही गलत था,
था, जिसपे एंसेस्टर वहाँ पे उस एंशिएंट कल्टीवेटर से कहते हैं कि आप गलत नहीं बल्कि आप सेल्फिश थे। हर किसी को पावर्स अपने टाइम पे ही आकर मिलती हैं, लेकिन आपने सोचा कि अगर आप पहले से ही इन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों को इमोर्टल पावर्स दे देते हैं तो हमारी दुनिया आगे चलकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। लेकिन आपकी दी हुई पावर्स ने तो इन सभी को किसी बीच की तरह बना दिया है जो क्या पावर के लालच में आकर यहाँ पे एक दूसरे को ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। अगर आप इतनी जल्दी इन सभी को इमोर्टल पावर्स ना देते तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना होता। ऐसा तजु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट कल्टीवेटर भी वहाँ पे उदास होते हुए कहता है, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हमें कोई चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं रहती, और यही यहाँ पे इन सभी के साथ पे हुआ। इन सभी के इमोर्टल पावर्स बहुत ही आसानी से मिल गई थी और ओली पावर्स ने इनके अंदर की लालच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके चलते आए सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे को ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ना आया होता तो शायद ऐसे यहाँ पे कुछ भी ना होता। जिस पे तजु वहाँ पे उस एंशिएंट कल्टीवेटर से कहते हैं कि अगर आप ना होते तो ये लोग अभी तक भी यहाँ पे उन डायनासोर्स के साथ ही खेल रहे होते। ऐसा तजु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट कल्टीवेटर वहाँ पे जोर से हंसते हुए ऐसा तजु से कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शायद मेरे बिना अभी तक भी उन डायनासोर्स के साथ ही खेल रहे होते, लेकिन वह ये एक दूसरे के साथ मिलकर और सुकून से होते। मैंने इन सभी को पावर्स देते हुए सोचा था कि इन सभी को जल्द से जल्द पावरफुल बनाकर मैं एक नई और महान दुनिया की शुरुआत करूंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी दी हुई पावर्स तो इन सभी के अंदर के जानवर को जगा देंगी। और ये कहकर वो एंशिएंट कल्टीवेटर वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि जब मैंने इन सभी को पावर्स दी थी तब ये सभी लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हुए पूछा करते थे कि इस आसमान से बाहर कौन सी दुनिया है। उस एंशिएंट कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कैसे तजु वहाँ पे उससे कहते हैं कि आसमान के पीछे छुपी हुई उस दुनिया के बारे में जाने के लिए अभी इन सभी का समय नहीं आया। जिस पे वो एंशिएंट कल्टीवेटर कहता है कि मुझे तो लगता है कि इन सभी का समय आ चुका है, मुझे अब इन सभी को इस दुनिया से आजाद करना ही होगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो एंशिएंट कल्टीवेटर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उस एंशिएंट कल्टीवेटर ने यहाँ पे इन सभी को मारने का प्लान बना लिया है। खैर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।